अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अनमोल का आज है जी 17वां दिन और 17 दिन हो गया हमें अपनी सेल्फ जर्नी के स्टार्ट किए हुए और कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर और पॉजिटिव सा हम डेली अपनी लाइफ में चेंज करें। होप सो कि आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी और इसके साथ साथ हम मज़ीद आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं बगैर किसी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन के। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर सुनकर आप लोगों को कुछ भी अच्छा पॉजिटिव लगे और लगे कि आप इसको अपनी सेल्फ में चेंज कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मेरा साथ देंगे तो ही तो मैं इतने अच्छे काम कर सकूंगी, वरना तो मैं कहीं बहुत पीछे रह जाऊंगी ना। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं 17वां दिन। रेडी सेट गो। ये तब की बात है जब हम नए नए 21वीं सदी में दाखिल हुए थे। मैं तब 10-11 साल की थी। हमारे घर कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद था, जबकि इस वक्त इतना रिवाज ना था इन चीज़ों का। ये MSN मैसेंजर के दिन थे। हॉटमेल हो या मेल आम इस्तेमाल में होते थे। ऐसे में मेरे जानने वालों में एक लड़की थी जो करीब में रहती थी और हमारे कंप्यूटर पर ईमेल चेक करने आती थी। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, यानी इस वक्त वो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हो चुकी थी जब मैं 9 साल की बच्ची थी। इसकी कुछ अर्सा इस एक जगह मंगनी रही और फिर अचानक वो मंगनी ख़त्म हो गई। ये बात भी मैंने इधर उधर से सुनी थी। खैर, एक रोज़ ईमेल चेक करने आई तो मैं साथ ही बैठी थी। इस ज़माने में बच्चों की आदत होती थी कि वो बड़ों को कंप्यूटर पर गेम खेलते देखते साथ बैठ जाते थे और घंटों हथौली पर थोड़ी जमाए दिलचस्पी से स्क्रीन पर नजरें जमाए देखते रहते थे। अब तो बच्चे अपने गैजेट हाथ में लिए, कानों में ईयरफोन्स डाले, सर झुका अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तब हम किसी और दुनिया में मगन हुआ करते थे। मेरा इसके या किसी भी कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले के साथ बैठना मामूल की बात थी। मुझे ईमेल बनाना आ गया था, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, मैं चंद फिक्रों के अलावा ज़्यादा कुछ लिख और पढ़ नहीं सकती थी। इस लड़की को भी मालूम था कि इस बच्चे को क्या समझ आना है, वो मेरे सामने अपनी ईमेल्स आराम से खोल लिया करती थी। एक दिन इसी तरह वो बैठी ईमेल चेक कर रही थी जब मैसेंजर पर एक नोटिफिकेशन साइट से चकोर डब्बे की सूरत में उभरा। इस पर लिखा था एक नया ईमेल मैसेज, और जिस शख्स का नाम इस पर लिखा था वो पढ़ते ही मेरी आंखों में दिलचस्पी उभर आई। ये इसके एक्स मंगेतर का नाम था जिससे इसकी 2 हफ्ते पहले मंगनी टूटी थी। मुझे कहानियों का ताक़ुब करने की आदत बचपन से थी। किसकी क्या कहानी है, इन दोनों की मंगनी क्यों टूटी, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इस ईमेल पर कंफ्यूज हो गई थी, बल्कि ज़रा फीकी पड़ गई थी। चंद लम्हे सोचती रही, शायद ये कि मुझे वहाँ से कैसे भगाए। मैंने कौन सा भाग जाना था। इसने सोचा होगा कि इसको क्या समझ आना है और इसने ईमेल खोल दी। मैं भी ढीठ की ढीठ जम के बैठी रही और बड़े इश्तियाक से मॉनिटर की बड़ी सी स्क्रीन को देखा। वहाँ 2 पैराग्राफ की ईमेल थी, खालिस और गाढ़ी अंग्रेज़ी में लिखी ईमेल। मैंने पढ़ने की कोशिश की। ASMEUI इन अल्फाज के अलावा मुझे समझ में ही नहीं आया। इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी थी, ओफ। और मेरी तो अंग्रेज़ी बहुत ही कमज़ोर थी, मुझे सादा से टेंस भी नहीं आते थे। मैं हिफ्ज़ के लिए जिस कुरान स्कूल में दाखिल रही थी वहाँ आम तालीम अच्छी नहीं थी और मैं अंग्रेज़ी और मैथ्स में बहुत पीछे थी। एक सादा सी ईमेल भी मुझसे पढ़ी नहीं जा रही थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि इस ईमेल में क्या लिखा है। मैंने बाद में सारा किस्सा अपनी बहनों और कज़नों को जो सुनाना था, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझे इस मुश्किल अंग्रेज़ी को। वो लड़की इस ईमेल को पढ़कर उदास हो गई, ये क्या। वो काफ़ी देर तक ईमेल को देखती रही, बार बार पढ़ती रही। मैं अपनी परेशानी में बैठी थी कि कैसे इसका मतलब समझूं। एक दफ़ा फिर अस्तग़फिरुल्लाह। अब मेरे पास वही 5-10 मिनट थे इस ईमेल को समझने और अपनी बहनों के पास एक चटपट किस्सा सुनाने जाने को, क्योंकि हम सबको बड़ा तजस्सुस था कि इसकी मंगनी क्यों टूटी। 11 साल की निमरा को एक ही हल नज़र आया। अंग्रेज़ी ख़राब थी मगर हाफ़ज़ा अच्छा था। मैंने ईमेल के चंद मोटे मोटे अल्फाज दिल ही दिल में स्पेलिंग के साथ याद करने शुरू किए। मतलब बाद में चेक करूँगी, ईमेल हिफ्ज़ कर लूँ। मुझे 10-12 अल्फाज याद रह गए तो इस लड़की ने जवाब लिखे बगैर ईमेल बंद की। वो बेचारी अपने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी और मैं अपनी परेशानी में थी कि ये अल्फाज मुझे भूल ना जाए। इसके ईमेल बंद करते ही मैं जो पूरी ईमेल के दौरान ढीठ बन के बैठी रही थी, किसी बहाने से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। तकरीबन 1 मिनट लगा मुझे अपनी डिक्शनरी ढूंढने में। मुझे वो सारा सीन अभी तक हिफ्ज़ है। मुझे ये भी याद है कि मैंने अलमारी के ऊपर वाला दराज खोला तो मुझे डिक्शनरी नज़र आ गई। वो इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी थी। इसकी जिल्द फटी हुई थी और वो सारी सादा सी लुगत थी, 2 इंच मोटी। मैंने फूले सांस के साथ डिक्शनरी के सफ़े पलटाए। पहला लफ्ज़ जो इसके साबका मंगेतर ने लिखा था और मुझे याद था वो अपोलोजाइज था।
इस दिन मालूम हुआ कि इसका मतलब माजरत करना या माफ़ी मांगना था। दूसरा लफ्ज़ कल्चर था, सकाफत। ये क्या होता है? और तीसरा लफ्ज़ डिफरेंस था। अच्छा, यानी वो कल्चर डिफरेंस की वजह से मंगनी टूटने पर माफ़ी मांग रहा था। चौथा लफ्ज़ था इंटरफेरेंस, उर्दू में लिखा था मुदाखलत। ये क्या होता है? और पांचवा लफ्ज़, और मैंने बेयकीनी से चेहरा उठाया। मुझे अगले सारे अल्फाज भूल चुके थे। ये 4 अल्फाज तलाशने में ही इतनी देर लगी थी कि बाकी अल्फाज जहन से मैव हो गए थे। थक हार के मैंने डिक्शनरी रख दी। मुझे शदीद मायूसी हुई थी। छोटी उम्र में ही हमें बहुत तजस्सुस होता है कि किसका रिश्ता किसी से क्यों टूटा। और जिन लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन ज़हनी तौर पर वो ग्रूम नहीं होते, वो बड़े हो के भी, उम्र रसीदा हो के भी लोगों से इनके ब्रेकअप की वजह पूछते हैं, जो किसी भी शख्स के लिए एक बहुत तकलीफदा टॉपिक होता है। आपका तजस्सुस किसी का ट्रॉमा होता है, इसलिए इस तजस्सुस में नहीं पड़ना चाहिए कि किसका ताल्लुक क्यों टूटा। ताल्लुक अमूमन एक ही वजह से टूटता है कि 2 लोगों की आपस में बन नहीं सकी। कुछ कपल्स को इस बात का एहसास मंगनी के बाद हो जाता है, कुछ को शादी के कई साल बाद, मगर यही बुनियादी तौर पर हर ब्रेकअप की वजह होती है। 10-11 साल के बच्चे को ये तजस्सुस माफ़ हो सकता है, लेकिन अब इस उम्र में मुझे और आपको इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। मुझे याद है मेरे अपने मेट एंड ग्रीट इवेंट पर कुछ लोग मेरी मैनेजर और टीम से मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ऐसे ही सवालात कर रहे थे और मैंने गहरी सांस लेकर सोचा, ये तजस्सुस किसी को माफ़ नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये किस्सा इस बात की वजह से नहीं सुना रही। चंद महीने आगे चलते हैं। मेरी 11वीं सालगिरह के तीसरे दिन एक वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या जिसने दुनिया बदल डाली। मेरे घर पीटीवी आया करता था और शायद पीटीवी वर्ल्ड भी, लेकिन इस वाक़ये की वजह से पीटीवी ने CNN की ब्रॉडकास्ट दिखानी शुरू कर दी। इस रोज़ बाकी दुनिया की तरह मैं भी यही कुछ देख रही थी। अब मैंने नीचे अंग्रेजी में लिखा टुकड़ा पढ़ा, जिसका मतलब मुझे ये समझ आया कि सदर बुश ने इस वाक़ये को टेररिज्म का नाम दिया। मेरी अंग्रेजी आज भी इतनी ही कमज़ोर थी। फिक्रा समझ में आ गया, इस लफ्ज़ का मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था। मैं अंदर गई, सी अलमारी के पहले दराज को खोला और अंदर से वही डिक्शनरी निकाली। टी को खोला, सफ़े पलटाए और टेररिज्म निकाला। दहशतगर्दी। मैं कोई दूसरा मतलब तलाश करने लगी, बार बार स्पेलिंग चेक करके, लेकिन टेररिज्म का यही मतलब था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दहशतगर्दी क्या होती है। इसका तो मतलब होता है जैसे कोई दहशत फैला रहा हो। दहशत यानी खौफ या रौब, कुछ ऐसा ही जहन में आता था। सदर बुश किसको इल्ज़ाम दे रहा था? दहशतगर्दी का क्या वास्ता? कुछ अरसे बाद जब मैंने अखबार कुछ ज़्यादा ही पढ़नी शुरू की तो ये माजरा समझ आया, लेकिन वो अलग बात है। वापस अपनी कहानी की तरफ आ जाए। मैं गालबन 12 बरस की थी जब हमारे घर बच्चों का इस्लाम आया करता था। थोड़ा सा शिद्दत पसंद रिसाला था, लेकिन मुझे पसंद था। मैंने इससे पहले शुमारे से लेकर कई बरस तक पढ़ा है। एक दिन मैंने और अक्सा यानी बड़ी बहन ने एक इस्लामी सच्चे वाक़यात पर मुबनी एक किताब में एक खूबसूरत वाक़या पढ़ा जिसका नाम था इंग्लिश का सौदागर। हम दोनों ने सोचा कि इसको बच्चों का इस्लाम में भेजते हैं। हमने इस वाक़ये को खुशखती से राइट किया, साथ ये भी लिखा कि ये सच्चा वाक़या है। चूँकि वाक़या तवील था सो हमने इसे उर्दू में कदर मुख्तसर करके लिखा। इसमें एक मंज़र था जिसमें 6 फ़िक्रों में अमीरुल मोमिनीन के किसी खेलों के मुकाबले में आने का मंज़र बयान किया जा रहा था। किताब में कुछ यूँ लिखा था कि अमीर बग्गी में तशरीफ़ लाए, इनकी बग्गी फ़लाँ जगह उतरी, अमीर ने नीचे कदम रखा, फ़लाँ और फ़लाँ से मुलाकात की, उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अपनी नशिस्त पर बैठ गए। ताली बजाए और मुकाबले का आगाज़ हुआ। मैंने और अक्सर ने सोचा कि हम इस कहानी को टैक्स लेवल पर ले जाते हैं। हमने अमीर बेचारे को बग्गी से इसकी नशिस्त तक बड़े ही आलिशान तरीके से पहुंचाया। भला कैसे? हमने हर फिक्रे में अमीर की जगह इसका मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अमीरुल मोमिनीन बग्गी में बैठे, सुल्तान की बग्गी आगे बढ़ी, खलीफा बग्गी से नीचे उतरे, बादशाह ने गर्दन मोड़कर इंतजामात का जायज़ा लिया, शहनशाह ने ताली बजा के मुकाबले का आगाज़ करने की इजाज़त दी और ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से अला बला अल्फाज इस्तेमाल किए। पूरी कहानी में ये सीन मेरा पसंदीदा था क्योंकि भाई हमने अदब का एक शाहकार सीन लिखा था। कोई ऐसा सीन नहीं लिख सकता भाई, क्या बात है, वाह वाह हो जाए। खैर मैं ज़रा पहले हंस लूँ। खैर कहानी भेजने के कोई हफ्ते भर बाद हमारी PTCL नंबर पर एक फ़ोन कॉल आई इश्तियाक अहमद की। जी हाँ, इन्हीं इश्तियाक अहमद की जिनको हम में से बहुत से लोग जानते हैं। बड़ा ही कोई फ़ैन मोमेंट था।
इन्होंने बस यही पूछा कि ये जो वाक़या आपने लिखा है इसका हवाला क्या है। मैं गड़बड़ा गई, हवाला क्या होता है। इन्होंने समझाया कि रेफरेंस तलाश करें। मैंने किताब से तलाश किया, कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा कहानी छप जाएगी, लेकिन आपके नाम की जगह आप बिनते नियाज़ी लिखेंगे और वो इस कहानी को थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि इसका कोई हवाला नहीं है कि ये सच्ची कहानी है। खैर कहानी छप गई 2 एक साथ में, मगर इन्होंने इसकी गैर ज़रूरी तफसीलात को काट काट के इसे बहुत छोटा कर दिया और मेरा वो फेवरेट सीन, इसको एक ही फ़िक्रे में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाया और ताली बजा के मुकाबले का आगाज़ किया, कहकर निपटा दिया। मैं इस कहानी के छपने पर जहाँ खुश हुई, वहाँ मैं इस एक सीन के ना छपने पर शौक भी हुई। काफ़ी अरसे तक मेरी समझ में नहीं आया कि इश्तियाक अहमद ने वो अदब का शाहकार सीन क्यों कट कर दिया। मैंने तो इतने मुश्किल अल्फाज चुन चुन कर लिखे थे। अल्लाह इनको जन्नत नसीब फरमाए, बड़े नेक और आला पाए के इंसान थे। मेरे इस ज़माने में एक ट्यूशन टीचर थे सर चिश्ती, कभी इनके बारे में कोई तफसीली नोट लिखूंगी। बहुत ही कोई पढ़ने लिखने वाले इंसान थे। मैंने एक दिन इनसे पूछा कि मेरी कहानी से इतने अच्छे अल्फाज क्यों काट दिए गए, तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मुश्किल अल्फाज असर नहीं करते, शो ऑफ के लिए होते हैं, असर सिर्फ आसान अल्फाज करते हैं। ये बात मेरे जहन में तब से अटकी है और आज तक मौजूद है। मेरी किताबें उठाकर देख लें, मैं बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। अगर मकसद इल्म झाड़ना हो और अपनी बात समझाना हो तो अल्फाज का चुनाव सादा होना चाहिए। सर चिश्ती ने मुझे एक और नसीहत की थी। इन्होंने मुझे एक किताब खरीदने और पढ़ने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि ये किताब मेरे बहुत काम आएगी। इस किताब से मेरी ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। मैं छोटे शहर में रहती थी और ये किताब जल्द ख़रीदना मुमकिन ना था। सर चिश्ती इन दिनों इस्लामाबाद जा रहे थे। मैंने इनको पैसे जमा करके दिए। गालबन इस ज़माने में भी 1000-1500 रुपये की आई थी वो किताब। सर मेरे लिए एक अच्छे बुक स्टोर से वो किताब ख़रीद लाया। वो 6 इंच मोटी थी। मैंने इसको 2 जिल्दों में जिल्द करवा लिया और अपने पास रख ली। फिर वो किताब मैंने पढ़नी शुरू की। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प किताब थी। इसमें मैं ना कहूँ कोई कहानी थी, ना आर्टिकल, ना शायरी, ना इस्लामी मालूमात, ना इसमें नॉन फिक्शन था, ना फिक्शन, ना हालात हाजरा, ना ही कुछ और। लेकिन इस किताब में सब कुछ था। वो किताब मुझे दुनिया के बारे में बताती थी। वो किताब मेरी दूरबीन थी जिसमें दूर की दुनिया को देख सकती थी। वो किताब मेरी माइक्रोस्कोप थी जिससे मैं करीब की ज़िंदगी को देख सकती थी। मैंने अगले चंद साल इस किताब को बार बार पढ़ा, हर रोज़ पढ़ा। इसने मुझे इतना फ़ायदा दिया कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि इस किताब में क्या था। इस किताब में वो था जो मेरे ऊपर बयान किए गए तीनों वाक़यात में मुश्तरका है। इस लड़की के मंगेतर की ईमेल से मैंने क्या याद किया था। CNN की न्यूज़ में मुझे किस चीज़ की समझ नहीं आई थी। अपनी पहली कहानी को मैंने किस चीज़ से खूबसूरत बनाने की नाकाम कोशिश की थी। अल्फाज। ये अल्फाज थे जो मुझे महसूर करते थे। ये अल्फाज थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे और ये अल्फाज थे जो मैं जानना चाहती थी। वो किताब ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी थी। मेरे सर कहते थे कि तुम इस डिक्शनरी को फारिग वक्त में ऐसे ही घोल कर पढ़ती रहा करो। मैं इन दिनों इस्लामिक स्कूल से वापस अपनी दुनियावी स्कूल आई थी। मेरी अंग्रेज़ी अपनी क्लास की लड़कियों की अंग्रेज़ी से 3 साल पीछे थी। मुझे टेंस भी नहीं आते थे। मुझे एहसास था कि ये मेरी कमज़ोरी है और मैंने इनको दूर करना है। सर चिश्ती ने मेरे टेंस पर बहुत मेहनत की। वो रोज़ मुझसे एक्सरसाइजेस करवाते थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पता नहीं क्या क्या। मैं रोज़ ग्रामर की किताब से उर्दू से अंग्रेज़ी की मशक़ें हल करती थी। थक जाती थी लेकिन करती थी। और मैं जब फारिग होती थी मैं डिक्शनरी पढ़ती थी। मैं इस वक्त कोई ख़ास नावल नहीं पढ़ती थी। शायद कोई थोड़े बहुत पढ़े हों जो ज़्यादातर उर्दू के थे, जैसे नसीम हिजाज़ी। लेकिन अंग्रेज़ी कमज़ोर थी सो पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन फिर अगले 1 साल मैंने बहुत मेहनत की। मैंने डिक्शनरी घोल घोल कर पढ़ी और बहुत पढ़ी। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का क्या फ़ायदा है देखें। इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी में एक मुश्किल अंग्रेज़ी लफ्ज़ का मुश्किल उर्दू मतलब बयान किया जाता है। इंटरफेरेंस का मतलब है मुदाखलत, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश में इस लफ्ज़ का सादा अंग्रेज़ी मफ़हूम बयान किया जाता है। यूँ मुझे अल्फाज समझ में आने लगे। 1 साल बाद मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी हो गई कि मैं हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ने के काबिल हो गई। मैं ऑराइल स्टाइल को पढ़ने लगी। मुझे ज़िंदगी में जो समझ में ना आता था मैं इसे डिक्शनरी में ढूंढती, हत्ता के दुख और तकलीफ़ के मतलब को भी। मैंने ये किस्से आपको क्यों सुनाया? क्योंकि अल्फाज मुझे फैसिनेट करते हैं, अल्फाज मुझे मेस्मराइज़ करते हैं। और मैंने ये सीखा कि अगर मैंने किसी को मेस्मराइज़ करना है
तो सादा से सादा अल्फाज से करना है। मुश्किल इस्लाहात असर नहीं करती हैं और यूँ मैंने अल्फाज सीखने शुरू कर दिए। 13 साल की उम्र में मैंने बाकायदा अंग्रेज़ी मिस्ट्री नावल लिखने शुरू कर दिए, जिनका किस्सा मैं फिर कभी सुनाऊंगी। जब मैं अल हदिया गई 19 साल की उम्र में, तो मुझे सबसे दिलचस्प चीज़ वो तरीका लगा जिसके मुताबिक वो कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ हर लफ्ज़ के लग़वी मायने के मुताबिक कुरान पढ़ाते थे। जैसे अगर उस्ताज़ा कोई आयत पढ़ रही है जिसमें सब्र का जिक्र है, तो वो 1 घंटा नसीहत नहीं करेंगी कि सब्र करना चाहिए, सब्र करने पर जन्नत मिलेगी, ये वो सब्र का लफ्ज़ी मतलब बताती थी। सब्र अरबी में कहते हैं जानवर का पैर बांध कर रखने को। जब आप किसी लफ्ज़ का लग़वी मायने यानी डिक्शनरी का मायने देखते हैं तो जहन में अलग तस्वुर बनता है। जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो आपको लग़वी मायने याद आता है और समझ में आता है कि सब्र क्या है। आपका गम या गुस्सा आपको बिफरे हुए ऊँट की तरह बेकाबू कर देता है। आप रस्सी तोड़वा कर भागना चाहते हैं, लेकिन आपका पैर जो चीज़ बांधती है, इसको सब्र कहते हैं। यूँ कुरान पढ़ना मेरे लिए बहुत दिलचस्प हो गया। मुझे अल्फाज हमेशा से महसूर करते थे। उर्दू अपनी ज़बान थी, इसकी अहमियत अपनी जगह थी, लेकिन मुझे इसीलिए बचपन से अंग्रेज़ी पसंद थी क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत ही एनिमेटेड ज़बान है। इसमें कैफियत को बयान करने के बहुत सादा मगर खूबसूरत अल्फाज मौजूद है। लेकिन अरबी तो क्या ही बात है। मुझे 19 बरस की उम्र में अरबी से मोहब्बत हुई थी। ये अंग्रेज़ी और उर्दू की तरह नहीं है, ये बहुत गहरी है। इसमें एक एक लफ्ज़ का मतलब इतना गहरा है कि क्या कहूँ। अरबी हर शय की अलग अलग तारीफ़ बयान करके इसका तस्वुर जहन में पुख्ता कर देती है। ऐसी कोई दूसरी ज़बान नहीं है जिसे माँ अपनी औलाद को सबसे बेहतर जानती है, वैसे ही अरबी तमाम कैफियत और अशिया को सबसे बेहतर डिफ़ाइन करना जानती है। यहाँ हम मेरी कहानी को रोक के आपकी कहानी की तरफ आते। कई साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज मैं एक राइटर हूँ जो ज़्यादातर रिलेटेबल और कंफर्टिंग फिक्शन लिखती हूँ। मैं अक्सर एक बात पर जोर देती हूँ कि अपने टैलेंट को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, अपना टैलेंट ढूंढें, अपने टैलेंट से खुद को पहचानें। 2 बरस पहले जब मैंने चंद मीट एंड ग्रीट्स इवेंट्स लॉन्च किए तो मुझे मेरी कारीन से बराह रास्त मुखातिब होने का मौका मिला। मेरे अक्सर कारीन मुझसे एक सवाल पूछते थे, हम मजबूत कैसे बने? और मैं कहती थी कि अपने टैलेंट को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट अता कर रखा है। और अगला सवाल होता था, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा टैलेंट क्या है? मैं इस सवाल के चंद रटे रटाए जवाब दे देती थी। मैं ज़्यादा इसके जवाब को सोचती नहीं थी। अपना टैलेंट हर इंसान को मालूम होना चाहिए। ये तो ऐसी मुशक्क़त है जो इंसान को खुद करनी होती है। मैं किसी को जाने बगैर इसे कैसे बता सकती हूँ कि इसका टैलेंट क्या है? मैं ये सोच के आगे बढ़ जाती थी। मेरे ख्याल में मुझे मेरा टैलेंट यानी लिखना बचपन से मालूम था। मेरा ख्याल था कि बाकी सबको भी मालूम होता है या होना चाहिए। फिर एक दिन मेरी दोस्त हाजरा मुझसे मिलने आई। जब वो जाने लगी तो जाते जाते इसने मुझे कहा कि तुम अक्सर कहती हो हमें अपने टैलेंट को अपनी ताकत बनाना चाहिए, मगर मेरा तो कोई टैलेंट नहीं है। मुझे आज तक अपना टैलेंट नहीं मिला, मैं क्या करूं? मैं इसकी इस बात पर बहुत हैरान हुई। हाजरा एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, हमेशा से ही बहुत लाइक और ज़हीन रही है। इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अपना घर बार शौहर ससुराल सब संभाल रही है। बड़ी काबिल लड़की है। इसको अभी तक अपना टैलेंट नहीं मालूम। मैं चुप हो गई। फिर मैंने कोई टालने वाला जवाब दे दिया, लेकिन हाजरा की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं इस सवाल का जवाब गलत दे रही हूँ। मैं लोगों को कह रही हूँ कि अपना टैलेंट ढूंढें, अपना टैलेंट खुद मालूम करें, लेकिन बहुत से लोगों को अपना टैलेंट मालूम नहीं हो पाता। ऐसे लोगों क्या करें? मैंने सोचना शुरू किया, अपना टैलेंट मालूम कैसे किया जाए। मेरा टैलेंट है अल्लाह के बनाए हुए दूसरे लोगों की अपने अल्फाज से मदद करना। सो मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लोगों की मदद करनी है। मैंने चंद थ्योरीज लिखी, चंद तरीके सोचे, लेकिन वो हर एक के लिए काम नहीं करते थे। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी आसान होती, इनको बचपन से ही मालूम होता कि वो राइटर बनना चाहते हैं, सो इनका टैलेंट इनके सामने खुला हुआ होता है, जैसे मैं थी। एक दिन मैं यही सोच रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत सोच रही हूँ। किसी इंसान को पैदा होते ही अपना टैलेंट मालूम नहीं होता। एक उम्र में जाके इल्म होता है, किसी को जल्दी और किसी को देर से। मुझे भी हमेशा से नहीं मालूम था, तो मुझे कैसे मालूम हुआ वो क्या चीज़ है जो आपको आपके टैलेंट की तरफ ले जाती है। तब मेरे ऊपर एक बहुत ही अजीब इंकशाफ हुआ। मैं एक अरसे तक समझती रही कि बचपन से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक चंद अधूरी कहानियाँ ज़रूर लिखी थी, लेकिन अधूरी कहानियाँ लिखने वाले राइटर नहीं बनते। राइटर
मुकम्मल कहानियाँ लिखने का पुख्ता इरादा करने वाले बनते हैं। और ये ख्याल मुझे 16 बरस की उम्र में आया था। 9 बरस की उम्र से 16 बरस की उम्र तक मुझे 7 साल लगे अपना टैलेंट तलाश करने में। कहानियाँ तो मैंने गिनती की 5-6 लिखी थी, वो भी अधूरी। चंद नज़में भी लिखी थी, मगर मैं शायरा नहीं बनी। सो अपना टैलेंट मुझे खुद भी मालूम ना था। वो क्या चीज़ थी जो मुझे इस मकाम तक लाई? जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे राइटर बनना है, मुझे किताबें लिखनी हैं। वो क्या चीज़ थी? तब सारे वाक़यात मेरे जहन में जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और तब मुझे मालूम हुआ कि अगर आपको अपना टैलेंट नहीं मालूम तो बेफिक्र है। आपको अपना टैलेंट मालूम करना भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने टैलेंट के पीछे भागें। आपको एक दूसरी चीज़ तलाश करनी है। जब आप इसको तलाश कर लेंगे तो आपका टैलेंट आपको खुद ढूंढ लेगा। आपने इस चीज़ के पीछे नहीं जाना। आपने इस बहस में भी नहीं पढ़ना कि आपका टैलेंट या पैशन क्या है। मगर पहले ये जान ले कि टैलेंट और पैशन होता क्या है। पैशन का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको करने में मज़ा आए, इसको करने के आप मुंतज़िर रहें, वो आपको मोटिवेट करे, आप अपनी ज़िंदगी का फोकस इस चीज़ के साथ तायुन करें। किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होने का मतलब है कि जिस चीज़ से मोहब्बत है, इसके लिए हर हद तक जाने के लिए राज़ी रहना, इस चीज़ के लिए तकलीफ़ उठाने के लिए भी तैयार रहना। ऐसे तो आपको बहुत से काम पसंद होंगे, लेकिन हर काम आपका पैशन नहीं है। पैशन सिर्फ वो काम है जिसकी ख्वाहिश और मोहब्बत की वजह से आप दूसरे कामों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इस एक काम पर वक्त सर्व करने के लिए आप दूसरे कामों से वक्त निकालते हैं। जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ का बहुत शौक़ है लेकिन वक्त नहीं मिलता, इनको इस चीज़ का शौक़ नहीं होता, वो खुद से सच्चे नहीं होते। क्योंकि जिस चीज़ का आपको पैशन की हद तक शौक़ होता है, इसके लिए आप वक्त निकाल लेते हैं, मगर आपने अपना पैशन नहीं तलाश करना, ये आपको खुद तलाश करेगा। और टैलेंट क्या है? टैलेंट इस हुनर या इस स्किल का नाम है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी है। हर इंसान किसी एक या एक से ज़्यादा कामों में अच्छा होता है। जो लोग अपने टैलेंट को ढूंढ लेते हैं वो कामयाब रहते हैं। जैसे आप अपनी नाक खुद नहीं देख सकते, ऐसे ही अक्सर आप अपना टैलेंट भी खुद नहीं देख सकते और दूसरे आपको इस बारे में आगाह करते हैं। लेकिन अगर वो आगाह ना करे तब भी आपने अपना टैलेंट नहीं ढूंढना। ना शौक़ ना टैलेंट, इन दोनों चीज़ों की तलाश में आपने खुद को नहीं थकाना। क्योंकि अगर आपको अभी तक अपना टैलेंट और शौक़ नहीं मालूम तो यूँ मालूम नहीं हो सकेगा। आपने कुछ और ढूंढना है, वो चीज़ जो मैंने ढूंढी थी राइटर बनने से पहले से, और वो चीज़ है एनर्जी, तवानाई। आपने सिर्फ वो काम या शय या वो चीज़ तलाश करनी है जो आपको एनर्जी देती है, आपको तवानाई से भर देती है, जिसका सोच के ही आपको एक्साइटमेंट होती है, जो आपको अच्छा महसूस करवाती है, जो आपको ड्राइव करती है, जिसको करने का सोच के ही आपको मज़ा आता है। इसको करने में आपकी मेहनत लगती है या नहीं लगती, इस काम में एक अपना ही लुत्फ़ है, वो काम जो आपको तस्कीन देता है। मेरा लुत्फ़ अल्फाज में था। मुझे बचपन से हरगिज़ मालूम ना था कि मैं अल्फाज लिख सकती हूँ। इस वक्त मैं अल्फाज पढ़ा करती थी, इनके मायने गहराई में जाना करती थी। मैं नए अल्फाज सीखा करती थी, मैं नए अल्फाज बोलने की कोशिश करती थी। मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ था। मैंने उर्दू अंग्रेज़ी के बाद कुरान की अरबी सीखी और आजकल मैं तुर्किश सीख रही हूँ। 6 माह बाद मेरा इरादा है कि ज़िंदगी रही तो मैं स्पेनिश सीखूंगी। मुझे नए अल्फाज सीखने का शौक़ था, पहले भी और आज भी। मुझे अल्फाज लुत्फ़ देते थे, मुझे अल्फाज की गहरे मायने जान के मज़ा आता था। अल्फाज दुनिया बनाते हैं, अल्फाज दुनिया बिगाड़ते हैं। अल्फाज मुझे एनर्जी देते हैं। इस एनर्जी ने मुझे एक रास्ता दिखाया, इसने मुझे बताया कि मैं इन अल्फाज को जोड़ जोड़ कर कुछ बना सकती हूँ। मैंने इनको जोड़ना शुरू किया, इनको जोड़ा तो किताबें बनने लगी, कहानियाँ बनने लगी। मेरे ख़ानदान वाले दोस्त जानने लगे कि मैं काउंसलिंग में अच्छी हूँ। मैं लोगों को हिम्मत और उम्मीद के अल्फाज थमाया करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि किस तरह के अल्फाज ताकत रखते हैं, वो जो सादा हों, जिनसे रिलेट किया जा सके, जो सीधे दिल से निकले हों। यूँ मैंने अपने कलम से अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं राइटर बन गई। इसके अलावा मुझे रंगों को नफासत से सजाने का शौक़ है, चाहे वो खूबसूरत किताबें बनाना हो, आर्ट वर्क या प्रोडक्ट्स हों या होम डेकोर। इनमें से हर शय में रंग गालिब आ जाते हैं। मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, मैं सीधी लाइन भी नहीं खींच सकती, लेकिन मैं प्यारे प्यारे रंग डिज़ाइन करके इनको प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं दीवार पर पेंट कर सकती हूँ, इनको बनी बनाई चीज़ों से सजा सकती हूँ। मैं हाथ से कोई पेंटिंग बनाने के बजाय एक चीज़ डिज़ाइन करके प्रिंट कर लूँगी। मुझे कागज़ पर रंग भरना एनर्जी नहीं देता,
मुझे एक बनी बनाई खूबसूरत चीज़ एनर्जी देती है। एनर्जी वो लफ्ज़ है जिसका आपने ताक़ुब करना है। ये लफ्ज़ आप पर नए दरवाजे खोलेगा। वो क्या चीज़ है जिसको पाने या जिसको करने का आपको शौक़ है? वो क्या चीज़ है जो आपको एनर्जाइज करती है, आपको अच्छा महसूस करवाती है? आप आज यही ढूंढेंगे। आपने टैलेंट, पैशन, ज़िंदगी का मकसद जैसे इस्तिलाहात सुनी होंगी और आप सोचते होंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये कैसे ढूंढूंगी। गेस व्हाट, मैंने ये नहीं तलाश करनी, आपने भी तलाश नहीं करनी, क्योंकि ये बज़ात खुद ना इंसान है, ना जगह है, ना चीज़ है। 3 चीज़ें होती हैं जिनको देखा और छुआ जा सकता है: इंसान, जगह, चीज़। टैलेंट और पैशन वगैरह ये नहीं होते। टैलेंट और पैशन बुनियादी तौर पर एक फीलिंग का नाम है, एक ऐसी फीलिंग जो आपको तवन्नाई देती है। तो क्यों ना आप अपने टैलेंट के पीछे भागने के बजाय अपनी तवन्नाई के पीछे भागें। टैलेंट खुद ही आपको ढूंढ लेगा। वो क्या है जो आपको एकदम से ताज़ा दम कर देता है? सिर्फ आज के दिन का सोचें। आज मेरी किताब बंद करके जब आप उठें और अच्छा महसूस कर रहे हो, तो वो क्या चीज़ है जिसको करने से आपको लगे कि आपके अंदर तवन्नाई भर जाएगी? ज़िंदगी में किस तरह के कामों में आपको मज़ा आता है? क्या आपको पैसे कमाने की आरज़ू है? आपका दिल चाहता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा और आप बहुत कुछ कर सकें? इस ख्वाहिश में कोई बुराई नहीं है। हमें अमूमन ये सिखाया जाता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत है। अगर पैसा आपको एनर्जाइज करता है तो आपको पैसा कमाना चाहिए। अपने टैलेंट और पैशन को साइड पर रखें और नित नए ऐसे काम सोचें जो आपको पैसा कमाने में मदद दें। अगर पैसा कमाना, बिजनेस करना, जॉब में तरक्की करना, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ जो अपने घर वालों को पैसे कमा के देने के अहल नहीं होते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में वक्त बिताते हैं, जो एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते, तो मैं इन लोगों की बहुत कदर करती हूँ जो अपनी जॉब या बिजनेस में एनर्जाइज्ड होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं, क्योंकि ये डूअर्स होते हैं, कुछ करके दिखाने वाले। क्या आपको दुनिया घूमने का शौक है? इसका मतलब है कि आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है, नए लोगों से मिलने का शौक है, आपको सफ़र करने का शौक है। आप आज का दिन दुनिया नहीं घूम सकते, लेकिन आप इसके बारे में जान सकते हैं। आप कुछ वक्त निकालकर गूगल पर इन ममालिक को सर्च किया करें जहां आपको जाने का शौक़ है। इनका कल्चर, इनका खाना पीना और इनकी तारीख के बारे में पढ़ें। जो चीज़ें आपको तमन्नाई देती हैं, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, शुरू करना है। अभी सफ़र नहीं कर सकते तो नेट पर दुनिया घूमें और इस काम के लिए पैसे जोड़ें। जो पैसा कमाने के ज़राए ढूंढें, मेहनत करें। इसी सफ़र के दरमियान कहीं आपको आपका टैलेंट मिल जाएगा खुद ही। क्या आपको अच्छे खाने खाने का शौक़ है? इसका मतलब है आपको नित नए तजर्बात का शौक़ है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, तब्दीली की ख्वाहिश करना, वरना अक्सर लोग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। अगर आपको लजीज खाने खाने का शौक़ है तो आप अपने इस शौक़ को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। इन खानों में आपको क्या पसंद है? इनका जायका। इसका मतलब है आप चीज़ों को एंजॉय करना जानते हैं, नए तजर्बात करना चाहते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन यानी आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आप क्रिएटिव हैं, या इनका मुनफरिद होना यानी किसी और कल्चर से होना। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का शौक़ है। अगर आप आज कुछ नया खा नहीं सकते तो खानों के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। आप आज हाई टी नहीं कर सकते तो नेट पर पढ़ें कि हाई टी असल में क्या होती है। ये जापानियों ने ईजाद की थी। लूटी और हाई टी के नाम से 2 तरह की दावतें होती हैं। अपने फेवरेट फूड को सर्च करना शुरू करें, इसके बारे में पढ़ें। क्या आपको कुकिंग का शौक़ है? अगर है तो क्या पसंद है? कुछ बना के खुद खाना। इसका मतलब वही ऊपर वाला पैराग्राफ है जिसमें आपको नित नए तजर्बात का शौक़ है। कुछ बना के दूसरों को खिलाने की तारीफ लेना, यानी आपको कदरदानी अच्छी लगती है, किसी को राहत देना पसंद है, दूसरों को ख्याल रखना पसंद है, या इन खानों की खूबसूरत प्रेजेंटेशन करना, यानी आप अंदर से आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं। अगर कुकिंग का शौक़ है तो नित नई रेसिपीज सीखें, फूड ब्लॉगर्स देखें, मुख्तलिफ खाने ट्राई करें। हो सकता है कि किसी दिन आप अपनी केटरिंग सर्विस घर में ही खोल लें, इससे पैसा कमाएं और बाहर की दुनिया में ट्रैवल करें। आपको अपना टैलेंट इसी रास्ते पर मिल जाएगा। क्या आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? क्या पढ़ना आपको एनर्जी देता है? तो पढ़ें, इस काम को मज़ीद ऊपर लेकर जाएं।
अपने लिए डेडलाइन रखें, मुझे 4 दिन में एक किताब ख़त्म करनी है, रोज़ के 100 सफ़ात पढ़ने हैं। आप पढ़ें, आप हर चीज़ पढ़ें, हर तरह की किताबें पढ़ें, और जो आप पढ़ेंगे वही आपको रास्ता दिखाएगा। जो आपको करना आता है ना, वो आपको बताएगा कि आपको मज़ीद क्या करना है। जो करना आता है इसे ज़्यादा करें। देखें कि किस किस्म की किताबें आपको ज़्यादा लुत्फ़ देती हैं, इनमें क्या मुश्तरका है, वही कहें। आपका टैलेंट का सुराग आपको मिल जाएगा। क्या आपको फोटोग्राफी का शौक है तो करें ना फोटोग्राफी, ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे मुतालिक चीज़ें खरीदें, नहीं अफोर्ड कर सकती तो थोड़े से शुरू करें और पैसे जोड़ें, पैसे कमाने के तरीके ढूंढें। सारे लोग अमीर नहीं पैदा होते, मगर सारे लोग गरीब भी नहीं मरते। आप में से हर शख्स के पास अपनी ज़ाती इनकम का ज़रिया होना चाहिए। अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी का कोई ज़रिया अपनी मेहनत से, कोशिश से, हलाल से, ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। क्या आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो इसी पर मेहनत करें, इसको एक स्टेप आगे ले जाएं। वर्कआउट या एक्सरसाइज का शौक है, इससे एनर्जी मिलती है तो इसको ज़्यादा करें। याद रखें, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखना कोई टैलेंट, पैशन या एनर्जी ढूंढने का तरीका नहीं है। फिल्में, ड्रामे देखने से आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही, सिर्फ लुत्फ मिल रहा है। यह आपको सुस्त करते हैं, लेकिन इनसे भी आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। वो ऐसे कि नोट करें कि आपको किस किस्म की मूवीज और ड्रामे पसंद है। पुराने ज़माने की जंगों वाले, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो। मेरा मशवरा है कि जो जॉनर आपको पसंद है इससे मुतालिक किताबें पढ़ें, ड्रामे देखें, ना देखें लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें। क्या आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है? शायद कपड़े डिज़ाइन करने का भी हो तो इस पर मेहनत करें। क्या आपको मेकअप का या अपने बाल संवारने का शौक है? इसका मतलब है आप अपनी शख्सियत पर मेहनत करना चाहते हैं तो करें ना, ज़्यादा करें। इस बारे में ट्यूटोरियल्स देखें, पढ़ें, सीखें। क्या अपने दोस्तों की काउंसलिंग करके आपको खुशी होती है? क्या आपके दोस्त आपके पास काउंसलिंग लेने आते हैं? इसका मतलब है आपका टैलेंट उम्मीद थमाना है। आप इस पर मेहनत करें और पॉजिटिव किताबें पढ़ें। इस चीज़ को पढ़ें कि कैसे लोगों को उम्मीद दी जाती है। आप इस काम में मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। बिलखुसूस क्वालिटेटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें। क्या आपको दुनिया को बदलने का शौक़ है? अच्छे काम करने का शौक़ है? चीज़ें क्रिएट करने का शौक़ है? सोशल वर्क करें तो करें ना। चैरिटी करने का शौक़ है तो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या आपको पौधे उगाने का शौक़ है? इसका मतलब है आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, क्योंकि पौधे का बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। ये एक जिम्मेदारी है। आज से चंद नए पौधे लगाएं, लेकिन याद रखें हर वो काम जो आपको तवानाई देता है, इसको तवानाई के असूल पर ही देखें। तवानाई बदलती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढल जाती है या बिखर के मादूम हो जाती है। जब किसी काम को आप बहुत करना शुरू कर देते हो तो कुछ अरसे बाद इसकी तवानाई ख़त्म हो जाती है। आप एक हद तक पैसा बना लेते हैं, फिर पैसा बनाने में मज़ा नहीं आता। आप कहते हैं मैं बेसकून हूँ। मेरा भी कभी कभी लिखने से दिल उकता जाता है, सोचती हूँ कुछ नया करूँ, फिर ऐसे में क्या करें? जाहिर है कुछ नया करें, क्योंकि पहले आपको इस चीज़ की तमन्ना एनर्जी देगी, फिर अब नहीं दे रहे। अब आपने कोई और शेयर ढूंढनी है जो आपको एनर्जी दे। मुझे कभी होम डेकोर का शौक होता है, कभी ज़बानें सीखने का, कभी पौधे उगाने का। मैं खुद को महदूद नहीं करती कि मैं एक चीज़ के पीछे ही भागती रहूँ। लिखने का दिल ना चाह रहा हो मैं तब भी ज़बरदस्ती लिखती रहूँ। वो करें जिसका दिल चाह रहा हो। कभी जंजबील पर कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने का दिल चाह रहा हो तो इसे क्रिएट करती हूँ, इसमें रंग भरती हूँ। कभी लोगों से मिलने का दिल हो तो मीट एंड ग्रीट रखती हूँ। कभी सब्सक्रिप्शन बॉक्स बनाती हूँ, कभी किताब लिखती हूँ, कभी अपना कमरा पेंट करके अम्मा की सलवातें सुनती हूँ। जिस काम में दिल हो बस वही करती हूँ, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। और जब कभी अपना टैलेंट मालूम हो जाए तो इसको करने में जान मार देनी है। इसको ऐसे करना है जैसे कभी कुछ ना किया था। इसको कई कई घंटे करना है, इसको जोश से करना है, इसको करने में सुस्ती नहीं करनी। क्योंकि मौलाना रूमी कहते हैं, हम कीमियागर ढूंढते हैं ऐसी सलाहियतें जो जल सकें और बदल सकें। यहाँ नीम गरम और नीम दिल की कोई जगह नहीं। ओए होए होए, ये था जी आज का टॉपिक। होप्स हो कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ चेंज मिला होगा। और मुझे क्या चेंज मिला है इससे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अब हम आते हैं जी आज के सवालात की तरफ। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, आप अपना फारिग वक्त किस काम में सर्व करते हैं? मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ये बताने में भी कि ना मैं फारिग क्या, जो मेरा काम का भी वक्त होता है ना, मैं वो भी मोबाइल स्क्रॉल करते गुजारती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कम कर रही हूँ। मुझे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर कोशिश करती हूँ।
हाँ ये है कि मैं ड्रामे नहीं देखती, फिल्में नहीं देखती कई कई घंटे बैठ के, मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन ना मैं रील्स बहुत देखती हूँ, चाहे वो फिर इंस्टा हो या टिकटॉक हो या जो भी मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर रील्स बहुत स्क्रॉल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये देख रही हूँ, इससे मुझे काम की कोई चीज़ मिलेगी, 3-4 घंटे बाद जाकर कोई एक चीज़ काम की मिलती है और उसके अलावा हमारा पूरा टाइम वेस्ट जाता है। मतलब इसकी गिबत, उसकी बुराई, इसका ट्रेंड, उसका ये, बहुत बहुत मतलब टाइम ख़राब होता है ये, और इस पर मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। आप सोशल मीडिया या इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा किस तरह की चीज़ें शौक़ से देखते हैं? अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और ब्यूटिशन हूँ, और उसके अलावा ना मतलब मुझे जो शौक़ है करने का वो स्टिचिंग है। तो इन 3 कामों से रिलेटेड मैं चीज़ें ज़्यादातर देखती हूँ और सर्च भी करती हूँ, और मेरे सर्च बार में तकरीबन यही होती हैं। और सवाल नंबर 3 है, किसी मूवी, ड्रामे या किताब में किसी किरदार को एक ख़ास प्रोफेशन में देखकर आपको वही बनने का शौक़ हुआ हो? ये तो तकरीबन हमेशा होता है। कोई नॉवेल पढ़ लो, उसकी हीरोइन की तरह खुद को इमेजिन करने लग जाता है इंसान, ये, और ये हर किसी के साथ होता है वक्ती तौर पर। बस फिर जैसे वो चीज़ ख़त्म तो फिर वो शौक़ भी ख़त्म। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, मतलब मैंने कभी किसी चीज़ को ना यूँ नहीं किया कि ये मेरा फेवरेट है, ये क्रश है, वो है, या नहीं, बस वक्ती तौर पर थोड़ा सा होता है, और उसके बाद जब बुक बंद की या कुछ ऐसा मतलब साइड पे हुए तो बस ख़त्म बात, इतना सा होता है वक्ती तौर पर। मतलब वो जो बंदा पढ़ रहा होता है तो उसमें खुद को हम समझने लग जाते हैं कि हाँ हम ये और हम ये, वैसे वैसे ये, इस तरीके का होता है। सवाल नंबर 4 है, क्या इस अफसानवी प्रोफेशन को आपने कभी अपनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो क्या चीज़ रुकावट बनती है? मैंने कभी सोचा था कि मैं लिखूं, फिर मैं सोचती हूँ ये कि मैं अपनी इतनी ज़्यादा नॉलेज कर लूँ कि अगर मैं कुछ लिखूँ तो वो किसी की इस्तलाह करे, मतलब किसी के लिए रहनुमाई प्रोवाइड करे। ये ना हो कि मैं ऐसे फजूल सा लिख दूँ और फिर बाद में खुद को ही शर्मिंदगी हो। तो मैं अभी फ़िलहाल खुद को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ लिखूं तो वो कोई पढ़ कर सोचे कि हाँ भाई कोई बंदी है जिसने कुछ लिखा है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं अपनी सेल्फ पर काम करें, और जब मुझे लगेगा कि मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मेरे अल्फाज किसी की ज़िंदगी पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते तो मैं ज़रूर लिखूँगी। सवाल नंबर 5 है, क्या आप अब भी इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं? अगर हाँ तो इसके लिए आपको कैसी रुकावटें अबूर करनी होगी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, तो इसका जवाब मैंने दिया है कि मैं अभी खुद को इस काबिल बना रही हूँ। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ, अपनी नॉलेज में इजाफा करती हूँ, अपनी डिक्शनरी में इजाफा करती हूँ वर्ड्स का, और बहुत मतलब एक दिन में अगर हम एक पेज भी पढ़ें ना तो भी हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, आपको किस चीज़ के मुतालिक किताबें पढ़ने या डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शौक़ है? पहले मुझे ये होता था कि मैं पढ़ूँ, रोमांटिक होते हैं जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, फसाने और ये वो, लेकिन अब मैं सोचती हूँ ज़्यादातर मैं पढ़ूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड या तदब्बुर से रिलेटेड, या मतलब ये जो एक तो होती है अहादीस और एक इसके अलावा होते हैं वाक़यात में ये कि जैसे अगर हमारे जो सहाबा इकराम हैं उनको अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी पेश आ गई तो उन्होंने किस तरीके से आसानी से, जैसे ऐसा काम किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, तो वो कैसे उस मुश्किल से निकले, मतलब ये वाली चीज़ें पढ़ने का शौक़ है, वो जो थोड़ी एक क्रिटिकल किस्म की होती हैं वो। अच्छा, उसके बाद है अक़वाले ज़री वगैरह नहीं, मतलब ऐसी चीज़ कि किसी मुश्किल से निकला कैसे जाए, वो वाली। और इसमें ज़्यादातर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिलते हैं हमें, वाक़यात वगैरह जैसे सब, वो बहुत अच्छे होते हैं। और उसके अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस तरह से गवर्नमेंट बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सवाल नंबर 7 है, कोई ऐसी ज़बान या काम जो आप अब भी सीखना चाहते हैं लेकिन वक्त या मौका नहीं मिलता? मुझे ये है कि मैं ना अपना काम जो है मेरा लाइक ब्यूटिशन का वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करूं, और हमारे लिए मतलब ऐसे छोटा मोटा सेटअप तो है पर बहुत अच्छा और हाई लेवल पर, तो उसको करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सवाल नंबर 7 है, आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो इन्वेस्टमेंट करती हूँ। अगर मैंने आज 100 रुपये भी अर्न किया है तो मैं उस 100 में से कोशिश करूँगी कि 20 या 30 या 50 खर्च करूँ
और बाकी का जो रिटर्न है ना, मतलब पैसा जो बच गया उसको कहीं छुपा कर रखने के बजाय अपने बिजनेस में लगा कर और उसको अच्छा करने की कोशिश करूं। तो मैं अपना पैसा यहाँ खर्च करती हूँ। सवाल नंबर 9 है, कोई ऐसा काम जिसको करते वक्त आपको खाना खाना भूल जाए। मुझे हाँ भूलता है, तब जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स हो या तब जब मुझे ना ये पढ़ना हो। मतलब मेरा मसला ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर होता है, गली में बच्चे खेल होते हैं। मैं इतना अपने पढ़ने, मतलब मुझे ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, तो फुल तेज़ गर्मी में भी ना मैं पंखा बंद कर कर पसीने में नहाई होती हूँ, फिर भी मैं पढ़ती रहती हूँ। बस मेरी ये कोशिश होती है कि बैकग्राउंड में शोर ना आए और कुछ आप लोगों को डिस्टॉर्शन फील ना हो, लेकिन फिर भी होती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ऐसे वक्त का इंतखाब करती हूँ जैसे सुबह में फजर में उठकर सारे बच्चे गली में नहीं खेल रहे होते, ज़्यादा आने जाने वाले रेडी बानों का शोर नहीं होता, तो फिर मैं इस वक्त आकर फिर पढ़ने लग जाती हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि मेरी वॉइस के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चिड़िया का या तोते कबूतरों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसकी ये रीज़न है। अच्छा, सवाल नंबर 10 है सॉरी। एक ऐसा मौजू जिस पर आप घंटों बात कर सकें, अगर कोई सुनने वाला हो तो। हर वक्त का मौजू अलग होता है, जैसे एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि बंदा का इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। हर चीज़ पर मुझे ऐसे लगता है कि इंसान के माइंड से ये चीज़ें रिलेट करती है। कभी इंसान का दिल कैसा होता है, कभी मूड कैसा होता है, तो वक्त और मूड के हिसाब से डिपेंड करता है कि इस वक्त किस टॉपिक पर क्या बात करनी है। अब आते हैं हम 11 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अगर आपके पास बैंक में बहुत से पैसे हों और आपको ज़्यादा काम वगैरह ना करना पड़े, तो आप अपना फारिग वक्त किस काम में गुजारना चाहेंगे। अच्छा, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो ना, इतने कि मैं वर्ल्ड टूर पर जा सकूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगी। मतलब मुझे नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम या नहीं है, या मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं वर्ल्ड टूर पर जा सकूँ, तो मैं उसका अल्टरनेट ये करती हूँ कि बुक्स पढ़ती हूँ, और जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ना उसके साथ खुद को रिलेट करती हूँ। यानी कि अगर मैंने कोई नॉवेल पढ़ा है जिसमें टर्की का जिक्र है, तो मैं खुद को टर्की में इमेजिन करती हूँ। अगर मैंने कोई नॉवेल पढ़ा है जिसमें इंडिया का जिक्र है, तो मैं खुद को इंडिया में इमेजिन करती हूँ। तो मतलब मैं अपनी इमेजिनेशनरी वर्ल्ड में ना सारी जगह घूमने की कोशिश करती हूँ। सवाल नंबर 12 है, इस वक्त ज़िंदगी में ऐसा क्या काम है जिसको करने में आपको मज़ा आता है और जिस्मानी थकावट जितनी हो जाए आपका जहन इस काम को करने से नहीं थकता। तो फ़िलहाल जो है ना वो ये है कि बुक रीडिंग। मतलब मुझे ये नरेशन करके इतना मज़ा आता है, मेरा ना दिल थकता है, ना मेरी आंखें थकती हैं, ना मेरा मुंह थकता है। लेकिन मसला ये होता है कि बाहर के शोर की वजह से ना मुझे ये बंद करना पड़ता है। मैं कहती हूँ यार बस जाना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बच्चों का शोर होता है और आने जाने वाले रेडी बान वगैरह इनका बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इस चीज़ के लिए, लेकिन यह है कि कमज़ोरियाँ और खूबियाँ खामियाँ तो हर किसी के पास होती हैं। हम उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे अगर मैं कल कमा रही थी 20,000, तो अब मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है कि मैं कमाऊँ लाख से 2 लाख। फिर अब मेरी कोशिश ये होगी कि अगले साल ये 2 के 4 हों, फिर उससे अगले साल 4 के 8 हों, और 8 से बाद, मतलब मेरा काम होगा कि इसको डबल से डबल और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करूँ। मगर यह है कि अपने जो भी गोल्स हों हमारे, उनको अचीव करने के लिए हमें किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना। मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं खाना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो बस इस चीज़ का एक ख्याल रखें। बाकी तो अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए इंसान जितनी भी मेहनत करे, जितना भी कुछ करे, कम है। तो ये एक एग्जाम्पल दी थी मैंने अपनी अर्निंग की। और इसके अलावा ये है कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। यार आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना, थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा ये इंसान सोचता है कि हाँ यार हम थोड़ा अच्छा करें, तो इसलिए अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो बस अपना गिरदो नमा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।